हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। देखो अपन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां वो शक्तियां होती है जो धरातल के नीचे कार्य करती है और दिखाई नहीं देती है। तो उन्हीं शक्तियों के अंदर पिछले वीडियो के अंदर अपन ज्वालामुखी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। तो देखो, भूकंप का शब्द होता है शाब्दिक अर्थ होता है भू सतह में कंपन। भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो वो क्या है? भू सतह में कंपन, यानी कि जो धरातल की सतह है उसके अंदर कंपन होना। ठीक है, अब देखो भाई, भू सतह में जो कंपन है उसका कारण क्या होता है? भूगर्भ के अंदर कोई हलचल या असंतुलन। भूगर्भ के अंदर कोई असंतुलन या हलचल पैदा होती है, उसके कारण भू सतह के ऊपर कंपन पैदा होता है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि ये असंतुलन या ये जो हलचल होती है भूगर्भ के अंदर वो भी कौन कौन से कारणों से हो सकती है। तो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। उस समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये असंतुलन या ये जो हलचल है ये किस कारण से पैदा होती है। अब देखो, भूगर्भ में जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होंगे उसे अपन बोलेंगे कंप केंद्र या भूकंप मूल या एपिसेंटर। भूगर्भ में हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं तो वहां जहां से वो कंपन प्रारंभ हुए ना वो केंद्र क्या कहलाएगा? कंप केंद्र या भूकंप मूल या एपिसेंटर। जैसे मान लीजिए आपके ये सबसे ऊपर का भाग है जिसे हमने धरातल बोला है। तो ये धरातल का नीचे का जो भाग है, नीचे का भाग, तो इसी में कोई असंतुलन होगा या हलचल होगी, उसी के कारण क्या होगा? भूकंप पैदा होगा। तो मान लीजिए यहां पर हलचल पैदा हुई इस बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर यह हलचल पैदा हुई है वो बिंदु क्या कहलाएगा? कंप केंद्र या भूकंप मूल या एपिसेंटर कहलाएगा। मतलब यहां से क्या होता है? भूकंप की शुरुआत होती है। अब देखो, कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे चारों ओर फैलती है। तो ये जो आपका कंप केंद्र है जहां पर हलचल पैदा हुई है, असंतुलन पैदा हुआ है, तो यहां से तरंगे उत्पन्न होगी और वो तरंगे चारों ओर फैलेगी। जैसे पानी भरा हुआ रहता है, कोई बड़ा जलाशय, उसके बीच में अपन पत्थर मारते हैं तो उससे तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे पानी के अंदर फैलती जाती है। तो ठीक ऐसा ही यहां पर होता है। ये हमारा कंप केंद्र है और इस कंप केंद्र से क्या होगी? तरंगे उत्पन्न होगी और ये तरंगे चारों दिशाओं के अंदर क्या होगी? फैलेगी। भूमि के नीचे की ओर भी जाएगी तो ऊपर की ओर भी जाएगी। ठीक है, आगे देखो, कंप केंद्र से चली तरंगे जब भूमि की सतह पर पहुंचती है तो सतह कभी कभी आगे पीछे तो कभी कभी ऊपर नीचे होती है। तो ये तरंगे जब इस सतह पर पहुंचेगी यहाँ पर तो सतह कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है और कभी कभी आगे पीछे खिसक जाती है। बस उसी के कारण क्या होता है कि भूकंप आता है। अब भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। महत्व का मतलब है कि भूकंप से कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो वैसे हमें ये पता है कि भूकंप से हानियां ही होने वाली है। तो जो भूकंप का महत्व है वो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। देखो, महत्व में अपन लाभ और हानि दोनों पढ़ते हैं। तो भूकंप की हानियां ही हैं वैसे तो अपन जानते हैं। तो महत्व का मतलब है कि उससे कितनी हानि होगी, ये बात किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगी। तो देखो, किसी स्थान पर भूकंप की जो तीव्रता है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर ये जो हलचल पैदा हुई थी ये कितनी तेज पैदा हुई थी, इसकी तीव्रता कितनी थी। हलचल जितनी ज्यादा पैदा होगी भूकंप उतना ही ज्यादा तीव्रता वाला होगा और हलचल जितनी कम होगी भूकंप उतना ही कम तीव्रता वाला होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखो, यह आपका भूकंप का केंद्र है जिसे अपन ने कंप केंद्र बोला है।
तो जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती है ना तो भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है, और जैसे जैसे इसके पास में आते हैं ना तो भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि कंप केंद्र के पास का जो हिस्सा है वो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित होगा, और जैसे जैसे अपन इससे दूर चलते जाएंगे तो भूकंप से वो हिस्सा कम प्रभावित होगा। तो देखो, किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता भूगर्भ हलचल की तीव्रता, भूगर्भ हलचल की तीव्रता का मतलब समझ गए भाई, हलचल कितनी ज़्यादा हुई, और दूसरा कंप केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। तो भूगर्भ हलचल की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी भूकंप उतना ही ज़्यादा तीव्रता वाला होगा, और ये हलचल जितनी कम होगी भूकंप उतना ही कम तीव्रता वाला होगा। और कंप केंद्र से दूरी की बात करें तो कंप केंद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी भूकंप का प्रभाव उतना ही कम होगा, और कंप केंद्र के जितने पास आते जाएंगे भूकंप का प्रभाव उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो एक चीज़ और है कि धरती के ऊपर तो भूकंप आते ही आते हैं, लेकिन जो समंदर है तो समंदर का जो नीचे का हिस्सा है वो भी धरातली है, तो कई बार वहां पर भी भूकंप आते हैं, वहां पर भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, उसकी सतह के अंदर भी कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। तो समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंपन को अपन क्या बोलते हैं, सागरीय कंपन बोलते हैं या सागरीय कंप बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पानी के नीचे आने वाले भूकंपन को क्या बोला जाता है, सागरीय कंप बोला जाता है या कंपन बोला जाता है। तो कई बार इस सागरीय कंपन के कारण सुनामी आ जाती है। सुनामी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो इसके कारण सुनामी आ जाती है। मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है समुद्र के अंदर तो उसकी लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची उछल करके तटीय क्षेत्रों के ऊपर आकर के गिरती है, और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको नुकसान पहुँचा देती है। अब देखो भाई आगे कि भूकंप को अपन भूकंप मापी या सेस्मोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, भूकंप मापी या सेस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये जो मीटर है ये कैसा होता है, इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, आप देखना उसको। हाँ देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग या कमानी, और उसके ऊपर एक ड्रम सा लटका हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग है पहले तो, और स्प्रिंग के ऊपर क्या है, एक ड्रम सा लटका हुआ है, और इस ड्रम के साइड में एक कलम या जो पेन है वो निकला हुआ है। ठीक, और साइड में एक दूसरा ड्रम और है जिसके ऊपर एक कागज लिपटा हुआ है अपना ग्राफ वाला, दिख रहा है आपको। तो देखो, जब भी भूकंप आता है ना तो ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे होने के कारण ये नीचे का ड्रम और इस ड्रम के ऊपर ये जो कलम लगी हुई है, ये जो पेन लगा हुआ है, ये भी ऊपर नीचे होता है। और ये जो कलम जिस कागज़ के ऊपर लगी हुई है उस कागज़ के ऊपर क्या होता है कि ग्राफ बनता हुआ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना उसे अपन बोलते हैं सेस्मोग्राफ। तो इस ग्राफ को पढ़ करके ये जो सेस्मोग्राफ हमें यहाँ से प्राप्त होगा, मतलब ये जो कागज़ लिपटा हुआ रहता है इसके चारों ओर, तो एक तरफ से कागज़ को निकाला जाता है और दूसरी तरफ से इसके ऊपर ये जो ग्राफ है ये बनता जाता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको निकाल करके पढ़ा जाता है, और उसके आधार पर भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ को पढ़ने के लिए एक इकाई या पैमाना मानना पड़ता अपने को, और उस पैमाने को अपन बोलते हैं रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर इकाई। रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर इकाई इसको बोला जाता है। उस ग्राफ को पढ़ने के लिए जो इकाई या पैमाना अपने को काम में लेना होता है उसे क्या बोला जाता है, रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर इकाई काम में लिया जाता है। और इस पैमाने के अंदर 1 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। कितने, 1 से लेकर के 9 तक के अंक। तो इन्हीं अंकों के आधार पर अपन भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। देखो 4 इकाई तक के भूकंप हल्के होते हैं, मतलब इस रिएक्टर पैमाने पर जिनका मान 4 आता है वहां तक के भूकंप हल्के होते हैं। 1 से लेकर के 4 तक के जो भूकंप है वो हल्के होते हैं। 5.5 इकाई वाले जो भूकंप है थोड़े प्रबल होते हैं, मतलब उनका झटका अपन थोड़ा महसूस कर सकते हैं। लेकिन 6 इकाई के भूकंप जो होते हैं वो विनाशकारी माने जाते हैं, यानी कि ये भवनों को क्षति पहुंचा देते हैं। और 7 इकाई से ऊपर के जो भूकंप होते हैं वो सर्वनाशी होते हैं, यानी कि जहां पर इस तरीके का भूकंप आता है वो क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वहां के जो मकान हैं वो सब मलबे के अंदर जब जाएंगे, वहां की वनस्पति
जीव जंतु पेड़ पौधे सब क्या हो जाएंगे, जमीन के अंदर दब जाएंगे, वो सर्वनाशी हो जाएगा, वहां पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो देखो हमने जो है भूकंप के बारे में अभी अभी क्या जानकारी ली है, सुनना ध्यान से। पहली चीज, भूकंप शब्द का अर्थ है भू सतह में कंपन होना, यानी कि जो धरातल है उसकी ऊपर वाली सतह के अंदर क्या होना, कंपन होना। दूसरी चीज देखो, भू सतह में कंपन होने का कारण भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल या असंतुलन होता, भूगर्भ के अंदर कोई असंतुलन या हलचल के कारण क्या उत्पन्न होता, भूकंप उत्पन्न होता है। यह हलचल या असंतुलन क्यों उत्पन्न होगा इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। भूगर्भ में जहां हलचल से कंपन प्रारंभ होंगे उसे अपन बोलेंगे कंप केंद्र या भूकंप मूल या एपिसेंटर। तो भूगर्भ में जहां पर हलचल हुई है, जहां से वो तरंगे स्टार्ट हुई है कंपन की, उसे अपन ने क्या बोला, कंप केंद्र या भूकंप मूल या एपिसेंटर। तो देखो कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे चारों ओर फैलती है। कंप केंद्र से चलने वाली तरंगे जब भूमि की सतह पर पहुंचती है तो सतह कभी कभी आगे पीछे तो कभी ऊपर नीचे क्या होती है, गति करती है। अब आगे देखो, भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता, और तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, भूगर्भ की हलचल की तीव्रता और कंप केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। तो दो बातों पर निर्भर करेगी, एक तो भूगर्भ के अंदर कितनी हलचल हुई है और दूसरा कंप केंद्र से वो जो स्थान है वो कितनी दूरी पर निर्भर है। ठीक है, समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंपन को अपन ने सागरीय कंपन बोला है या सागरीय कंप बोला है, इसको कंपन कर लेना, सागरीय कंप या सागरीय कंपन। ठीक है, अब देखो भूकंप को अपन ने किसकी सहायता से मापा है, भूकंप मापी की सहायता से मापा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको अलग से याद करना अपने को 1 नंबर के लिए। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने या इकाई पर व्यक्त किया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने या इकाई पर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक के मान होंगे, 4 इकाई तक के भूकंप हल्के होंगे, 5.5 तक के भूकंप प्रबल होते हैं, 6 इकाई के भूकंप विनाशकारी माने गए हैं और 7 इकाई से ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं। इसमें क्षेत्र पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बातें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे भाई भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या कारण माने जाते हैं भूकंप की उत्पत्ति के। तो पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करते हैं। तो वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि भूकंप की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ की बनावट में उत्पन्न असंतुलन या हलचल होता है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो बनावट में उत्पन्न असंतुलन या हलचल है, इसके कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं। मानव निर्मित कारण में जैसे देखो, मानव निर्मित जलाशय के दाब और विस्फोट ये हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने बांध बना लिया, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया, तो पानी का वो जो दाब नीचे की ओर पड़ता है उसके कारण भी भूकंप आ सकता है। या फिर मान लीजिए अपन ने धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया, कोई परमाणु विस्फोट कर दिया या कोई बड़ी सारी मिसाइल है उसको धरातल पर टकरा दिया, तो उसके कारण भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तो मानव निर्मित कारण तो अपने समझ में आ जाते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित कर दिया हमने, तो वो पानी धरातल पर दाब डालता है जिसके कारण भूकंप आ सकता है। या धरातल पर अपन बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं, जैसे कोई मिसाइल डाल दिया, परमाणु बम डाल दिया, तो उसके कारण भूकंप आ सकता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है, तो उसके पीछे आजकल अपन जो समझाने के लिए जो बात करते हैं तो उसकी व्याख्या अपन करते हैं साहब प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। कौन से सिद्धांत के आधार पर, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। देखो हमें पता है कि शुरुआत में जब धरातल बना था तो उस समय वो बड़े बड़े खंडों के अंदर बट गया था और उन्हीं खंडों को अपन ने विवर्तनिक प्लेटें बोला था। तो विवर्तनिक प्लेटों की संख्या थी 29, जिनमें से 6 विवर्तनिक प्लेटें प्रमुख है, मतलब बड़ी विवर्तनिक प्लेटें हैं वो। तो आजकल अपन ये मानते हैं
कि ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं इनके जो किनारे हैं इनके टकराने से भूकंप आते हैं। जो विवर्तनिक प्लेटें हैं इनके किनारों पर ही सारी विवर्तनिक घटनाएं संपन्न होती है। तो देखो इनकी जो प्लेटें हैं इनके जो किनारे हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है रचनात्मक, दूसरे होते हैं विनाशी और तीसरे होते हैं संरक्षी। ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं इनके किनारे तीन प्रकार के हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी। तो देखो ये जो विनाशी किनारे हैं विवर्तनिक प्लेटों के, जब ये आपस में टकराते हैं तो उस समय ही विनाशी भूकंप आते हैं। तो विनाशी किनारों पर ही अधिक परिणाम के विनाशक भूकंप आते हैं। अब देखो उत्तरी भारत, तिब्बत और नेपाल में भूकंप आने का कारण विवर्तनिक प्लेटों के टकराव को माना जाता है। देखो क्या है कि ये तिब्बत और नेपाल है इनकी अलग विवर्तनिक प्लेट है और हमारे भारत में जो उत्तरी भारत का इलाका है उसकी विवर्तनिक प्लेट अलग है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये भारत की तरफ की जो विवर्तनिक प्लेट है ये नेपाल और तिब्बत की ओर की जो विवर्तनिक प्लेट है उसके ऊपर खिसकती है, ऊपर की ओर खिसकती है। जैसे ऐसे समझो कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अब ये नीचे वाली जो ये नीचे वाली प्लेट है और ये ऊपर वाली प्लेट है, तो ये ऊपर वाली प्लेट इसके ऊपर क्या होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो विवर्तनिक प्लेटें होती है वो धीरे धीरे गति करती है। तो वो क्या होती है, ऊपर की ओर ऐसे गति करती है इसके ऊपर। जब वो ऐसे गति करती है तो उसके कारण भूकंप आता है और इसी के कारण हिमालय जो पर्वत है हमारा उसकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है। जिसे 2005 के अंदर नेपाल और उत्तरी भारत का इलाका था वहां पर भूकंप आया था, तो उसे ऐसा माना जाता है कि उस भूकंप के कारण लगभग 0.88 मीटर ऊंचा हो गया है हिमालय पर्वत। पहले की तुलना में लगभग 0.88 मीटर क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, भूकंप को भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। तो ये अपने को याद रखना है कि भारत के अंदर भूकंप के जोखिम के अनुसार भारत को 5 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है। सबसे अधिक जोखिम वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र। तो देखो यहां पर देखो आप कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये सबसे कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है तो वहां पर कभी भयानक भूकंप नहीं आएगा, या फिर सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र है तो वहां पर हमेशा सर्वाधिक जोखिम वाला ही भूकंप आएगा, कभी वहां पर कम जोखिम वाला भूकंप नहीं आएगा। ये जो बातें हैं इसकी कई बार अवहेलना होती देखी गई है। मतलब ऐसे क्षेत्र है जो कम जोखिम वाले क्षेत्र लेकिन फिर भी वहां पर भयानक भूकंप आए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, कोलकाता है, ये न्यूनतम जोखिम का क्षेत्र माना जाता है। जो अपन ने बांटा है इसके अनुसार ये न्यूनतम जोखिम का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद 1737 में यहाँ पर भूकंप आया, भयानक भूकंप आया और लगभग 3 लाख लोग मारे गए। तो अपन ने विभाजन कर तो दिया इस तरीके से, लेकिन कई बार इस विभाजन की अवहेलना हो जाती है, इसके अपवाद अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखो भूकंप की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन या हलचल होता है। अब ये असंतुलन या हलचल क्या है, ये असंतुलन प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित जलाशय या विस्फोट आदि के कारण भी हो सकता है। तो अपन प्राकृतिक असंतुलन की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को आजकल किसके सिद्धांत पर समझाया जाता है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। तो वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। पृथ्वी की सतह पर 29 विवर्तनिक प्लेटों में बटी हुई है, इनमें से 6 प्रमुख है। ये प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती है। सभी विवर्तनिक घटनाएं इन प्लेटों के किनारों पर होती है और प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी।
प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी। याद रखना अपने को, विवर्तनिक प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी। अब देखो, विनाशी किनारों पर ही सर्वाधिक परिणाम के विनाशक भूकंप आते हैं। जब ये विवर्तनिक प्लेटों के विनाशी किनारे आपस में टकराते हैं तो उस समय विनाशक भूकंप आते हैं। तो उत्तरी भारत, तिब्बत और नेपाल में भूकंप का कारण इन विवर्तनिक प्लेटों के टकराव को माना जाता है। मैंने आपको समझाया है कि तिब्बत और नेपाल जो है अलग विवर्तनिक प्लेट पर स्थित है और हमारे भारत का उत्तरी जो हिस्सा है वो अलग प्लेट पर स्थित है। तो हमारे भारत की जो प्लेट है वो क्या कर रही है, नेपाल वाली जो प्लेट है उसके ऊपर आगे वृद्धि कर रही है। तो उसके कारण हिमालय भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है और इसी कारण से कई बार वहां पर भूकंप देखने को मिलते हैं। जैसे 2005 में भी वहां पर भूकंप आया हुआ है अभी। अब आगे देखो, भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया। याद रखना कि अपने को भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये तो सर्वाधिक जोखिम वाले भाग माने गए हैं और इधर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कम जोखिम वाले भाग माने गए हैं। लेकिन कई बार इस विभाजन की अवहेलना भी हमने देखी है, जैसे कि कोलकाता न्यूनतम जोखिम वाला क्षेत्र है, लेकिन 1737 में यहाँ पर भयानक भूकंप आया और लगभग 3 लाख लोग क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, तो ये भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित बातें थी जिसमें अपन ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर समझाया है। भाई जो प्लेटें हैं वो आपस में जब टकराती है तो उसी के कारण क्या होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं, धरातल में कंपनें उत्पन्न होती है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये उत्पत्ति के कारण भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी कर लिया नोट। तो आज अपन ने भूकंप के बारे में पढ़ा, भूकंप की जो उत्पत्ति है उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक तो सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में अपन बढ़ेंगे सृजनात्मक और विनाशक प्राकृतिक बल के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।